हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, जिसे शॉर्ट में डीपीडीपी अधिनियम 2023 कहते हैं। साथ ही साथ मसौदा डीपीडीपी नियम 2025, इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैती ने हाल ही में हमारे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 के मसौदे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक आमंत्रित किया था। बात करें इसकी तो इसका उद्देश्य क्या है? हमारा डीपीडीपी जो अधिनियम है 2023, इसको धरातल पर लागू करना इसका उद्देश्य। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में सुझावों की समीक्षा हो रही है। वर्तमान में हमारे क्या सुझावों की समीक्षा हो रही है और जल्द ही हमारे अंतिम नियम लागू होने की संभावना है। अब हम देखेंगे हमारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन नियम, मतलब डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 है क्या? ये भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है। ये क्या हमारा भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है। बात करें इसकी प्रेरणा आधार की तो हमारे यूरोपियन संघ के जीडीपीआर मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जैसे वैश्विक ढांचे से प्रेरित है। ये हमारे 2017 के एस पुट्टास्वामी जो हमारा ऐतिहासिक फैसला आया था, उसके लगभग 6 साल बाद आया है। क्या हमारे 2017 के एस पुट्टास्वामी का जो ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें हमारे निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना गया था। किसको? निजता को, प्राइवेसी को हमारे अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना गया था, तो उसके 6 साल बाद आया है। बात करें इसकी एप्लीकेबिलिटी की मतलब प्रयोज्यता की बात करें तो भारत के भीतर संसाधित मतलब प्रोसेस्ड होने वाले सभी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पे लागू होता है। ये हमारे क्या भारत के भीतर संसाधित मतलब प्रोसेस्ड होने वाले सभी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पे लागू होता है, चाहे वो सीधे डिजिटल रूप में लिया गया हो या बाद में डिजिटल किया गया हो, तो दोनों पे ही लागू होगा। ये उन विदेशी संस्थाओं पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं और सेवाएं दे रही है। ये उन पे भी लागू होगा जो हमारे के भारत में वस्तुएं और सेवाएं दे रही है। अपवाद की बात करें तो ये हमारे व्यक्तिगत मतलब निजी कार्यों के लिए उपयोग किए गए डेटा या फिर कानूनी दायित्व मतलब स्वयं उपयोगकर्ता। तो बात करें इसके अपवाद की तो हमारे व्यक्तिगत मतलब निजी कार्यों के लिए उपयोग किए गए डेटा या कानूनी दायित्व या फिर हमारे स्वयं उपयोगकर्ता के द्वारा सार्वजनिक किए गए डेटा पर लागू नहीं होता है। बात करें अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान है, प्रावधान की बात करें, पहला प्रावधान होता है सहमति कंसेंट की। तो डेटा का उपयोग केवल वैध उद्देश्य के लिए या डेटा का उपयोग केवल वैध उद्देश्य के लिए और उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति से ही किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इसे कभी भी वापस ले सकता है। एक बार सहमति देने के बाद वापस सहमति मना भी की जा सकती है। बच्चों के डेटा की बात करें तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और दिव्यांगों के लिए उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापित सहमति अनिवार्य है। धारा 9 के तहत देखें तो बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले डेटा प्रोसेसिंग और लक्षित विज्ञापन जो टारगेटेड एड्स है, उन पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसी, क्या सरकारी सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसी जैसे वैध कार्यों के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये था हमारा कौन सा पहला पॉइंट था हमारा कौन सा? ये था हमारे कौन सा सहमति या कंसेंट का। दूसरा आता हमारा कौन सा? डेटा प्रिंसिपल मतलब उपयोगकर्ता के अधिकार और कर्तव्य की बात करें। डेटा प्रिंसिपल मतलब उपयोगकर्ता के अधिकार और कर्तव्य की बात करें तो पहला अधिकार क्या है? तो जानकारी पाना, डेटा में सुधार करना या उसे डिलीट करवाना, शिकायत दर्ज करना या फिर और हमारी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसी प्रतिनिधि को नामित करना। ये हमारे क्या डेटा प्रिंसिपल या उपयोगकर्ता का अधिकार है। कर्तव्य की बात करें, झूठी शिकायत या गलत जानकारी न देना, उल्लंघन करने पे 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये हमारे क्या हमारे उपयोगकर्ता के कर्तव्य है। फिर डेटा फिड्यूशरीज की बात करें, डेटा फिड्यूशरीज मतलब डेटा कलेक्ट करने वाली कंपनियों के दायित्व की बात करें तो डेटा की सटीकता बनाए रखना और सुरक्षा के कड़े उपाय करना। डेटा लीक होने पे क्या डेटा लीक या ब्रीच होने पे उपयोगकर्ता और डीपीबीआई दोनों को सूचित करना कि हमारे डेटा लीक होने पे हमारे उपयोगकर्ता और डीपीबीआई दोनों को तुरंत सूचित करना। जिस उद्देश्य के लिए डेटा लिया गया हो उसका पूरा उसके पूरा होने पे, जिस उद्देश्य के लिए डेटा लिया गया था उसके पूरा होने पर डेटा को हमेशा के लिए नष्ट मतलब डिलीट कर दिया जाना। तो हमारे दायित्व किसके? हमारे डेटा कलेक्ट करने वाले कंपनियों के दायित्व। बात करें महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरीज की जिसे एसडीएफ कहते हैं मतलब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज की बात करें तो डेटा की मात्रा, संवेदनशीलता, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर क्या हमारे डेटा की मात्रा, संवेदनशीलता, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सरकार कुछ कंपनियां जैसे हमारे फेसबुक है, अमेजन है, इनको एसडीएफ घोषित कर सकते हैं मतलब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज घोषित कर सकती है और इन्हें एक डेटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करना होगा। यदि उन्हें एसडीएफ घोषित कर दिया जाता है तो उन्हें क्या करना होगा? एक डेटा संरक्षण अधिकारी मतलब डीपीओ घोषित नियुक्त करना होगा
और स्वतंत्र ऑडिट करवानी होगी। साथ ही साथ हमारा डेटा संरक्षण प्रभाव आकलन DPIA कराना भी अनिवार्य है यदि उन्हें SDF घोषित कर दिया जाता है तो। फिर बात करें भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की, किसकी भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की बात करें तो यह अनुपालन की निगरानी, शिकायतों की सुनवाई और जुर्माना लगाने का काम करेगा। ये हमारे क्या करेगा, अनुपालन की निगरानी, शिकायतों की सुनवाई और जुर्माना लगाने का काम करेगा। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का होगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का होगा। जो हमारा बोर्ड है भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। DPBI के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, तो वहां पे हमारे TDSAT मतलब दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अंदर हमारे इसके जो DPBI के फैसले होंगे उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। RTI के प्रभाव की बात करें तो इस अधिनियम ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)J में संशोधन करके, तो इस अधिनियम क्या किया, RTI अधिनियम की धारा 8(1)J में संशोधन करके व्यापक सार्वजनिक हित परीक्षण को हटा दिया है, जिससे हमारे क्या सरकारी विभाग निजी जानकारी का हवाला देकर सूचना देने से मना कर सकते हैं। तो हमारे सरकारी विभाग है निजी जानकारी का हवाला देकर क्या सूचना देने से मना भी कर सकते हैं। बात करें मसौदा हमारे डीपी है वो नियम 2025, इसके कौन कौन से पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट आता है डेटा स्थानांतरण, मतलब कुछ शर्तों के साथ भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा भेजने की अनुमति रहेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। डेटा विलोपन या डिलीटेशन की बात करें तो अंतिम संवाद इंटरेक्शन के 3 वर्ष बाद डेटा को डिलीट करना होगा। डेटा डिलीट करने से 48 घंटे पहले उपयोगकर्ता को इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपका डेटा डिलीट कर रहे हैं। फिर सहमति प्रबंधक की बात करें कंसल्ट मैनेजर की, तो कंपनी इनके जरिए भी सहमति ले सकती है। किसके जरिए, हमारे सहमति मैनेजर या कंसल्ट मैनेजर के जरिए भी सहमति ले सकती है। और ये हमारे प्रबंधक 2 करोड़ रुपए की न्यूनतम नेतृत्व क्या, ये जो प्रबंधक हमारे 2 करोड़ रुपए की न्यूनतम नेटवर्थ वाली जो भारतीय कंपनी होनी चाहिए, हमारी सहमति प्रबंधक का कार्य करेगी। फिर श्रेणीबद्ध जिम्मेदारी की बात करें, किसकी श्रेणीबद्ध जिम्मेदारियों की बात करें तो छोटे स्टार्टअप्स क्या, हमारे छोटे स्टार्टअप्स और हमारे MSME इन पर नियमों का बोझ कम रखा गया है। छोटे स्टार्टअप्स और जो हमारे MSMEs है इन पे हमारे क्या नियमों का बोझ कम से कम रखा गया है। जबकि हमारी बड़ी कंपनियां जो STF है इन पे कड़ी शर्तें लागू होगी। बात करें हमारे डिजिटल फर्स्ट की, तो शिकायतों के समाधान और बोर्ड जो हमारा DPBI है इनकी कार्यप्रणाली के लिए पूरी तरह से डिजिटल डिजाइन का उपयोग किया गया है। किनके लिए, हमारे जो बोर्ड है DPBI और शिकायतों के समाधान इनकी कार्यप्रणाली के लिए क्या पूरी तरह से डिजिटल डिजाइन का उपयोग किया जाएगा। बात करें अधिनियम से जुड़ी कौन कौन सी चिंता आगे की राह के बारे में बात करें, तो चिंताओं की बात करें तो इसमें राज्य को अत्यधिक छूट दी गई है। सरकार और उसकी एजेंसियों को बहुत ज्यादा छूट दी गई है, जिससे हमारे नागरिकों की निजता का हनन का डर है। अधिकारों की कमी की बात करें तो इसमें हमारा डेटा पोर्टेबिलिटी मतलब अपना डेटा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तीसरी कमी की बात करें तो सीमा पार डेटा प्रवाह की बात करें, किसकी, सीमा पार डेटा प्रवाह की बात करें तो डेटा को दूसरे देशों में भेजने पर बहुत कम प्रतिबंध है, जिससे हमारे डेटा संप्रभुता को खतरा हो सकता है। मुआवजे के अभाव की बात करें तो आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर हमारे जो वित्तीय धोखाधड़ी होने पर उपयोगकर्ता को होने वाले नुकसान की भरपाई का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। बात करें सुरक्षा के उपाय की, किसकी बात करें, सुरक्षा के उपाय की बात करें, भारत की संप्रभुता जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसमें हमारे क्या भारत की जो संप्रभुता शब्द है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और छूट देने की जो प्रक्रिया है उसको भी पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। डेटा शेयरिंग के लिए हमारे द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या, डेटा शेयरिंग के लिए द्विपक्षीय जो समझौते होते हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। एआई और नई तकनीकों के जोखिम से निपटने के लिए, क्या एआई और नई तकनीकों के जोखिम से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए। क्या है, विशेष टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए। अब बात करें भारत में निजता के अधिकार का एक ऐतिहासिक सफर देख लेते हैं। 1950 में हमारा AK गोपालन मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को खारिज कर दिया था, कोई निजता का अधिकार नहीं है। तो 1962 में हमारा खड़क सिंह मामला आया था, पहली बार निजता के अधिकार पर राहत मिली थी, लेकिन इसे मौलिक अधिकार नहीं माना गया था। फिर 2011 का हमारा AP शासन नीति बनी थी। इस समिति ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए एक व्यापक निजता कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसके लिए हमारे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए एक व्यापक निजता कानून बनाने की सिफारिश की थी। बात करें 2017 का BN श्रीकृष्ण समिति की, तो मजबूत डेटा संरक्षण प्राधिकरण और भूल जाने के अधिकार राइट टू फॉरगॉटन की सिफारिश ने की गई थी। और इसी समय आया था हमारा KS कुट्टासा मामला 2017 में, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें, वैश्विक प्रथाओं की बात करें,
तो हमारे ये निजता के अधिकार की। तो यूरोपीय संघ क्या कहता है, यहाँ का हमारा जीडीपीआर कानून निजता को एक मौलिक अधिकार मानता है और दुनिया के सबसे कड़े डेटा संरक्षण कानूनों में से एक नंबर को जीडीपीआर। बात करें चीन की, तो ये हमारा डेटा सिक्योरिटीज लॉ और पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ दोनों ही लागू है, जो सीमा पार डेटा ट्रांसफर पर सख्त रोक लगाता है। यूएसए अमेरिका की बात करें तो वहाँ कोई एक राष्ट्रीय निजता कानून नहीं है, बल्कि हमारे अलग अलग क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, बैंकिंग, इन सब के लिए अलग अलग नियम लागू किए गए हैं। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमने दो कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश की। दोनों कॉन्सेप्ट कौन से थे, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 और मसौदा डीपीडीपी अधिनियम 2025, इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।